टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का हम लोग कर रहे थे, उसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे 16/12/2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पेपर जो है बिहार पुलिस का पेपर है और ये आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। ठीक है, हम क्रम वाइज तरीके से चल रहे हैं। आपका जो है मात्र 7 से 8 दिन में जो है आपका पूरा बुक जो है समाप्त होने वाला है। ये आपका 22वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 21 वीडियो करवा रखा है। और आपका जो कल जो टेस्ट हुआ था ज्ञान बिंदु में बिहार पुलिस का, उसका आज आपको शाम में 8 PM में जो है क्या मिल जाएगा, डिस्कशन मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी देखना चाहेंगे वो जरूर दिखेगा। आपको जो है नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी टेस्ट होगा उसका डिस्कशन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो है, और आप लोग बताइएगा कि क्या बिहार पुलिस के लिए जो है, बिहार पुलिस का जो है चैप्टर वाइज हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो है ज्योग्राफी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का जो है वेटेज आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ज़्यादा रहता है। ज्योग्राफी से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है हम लोग जितने भी 14 चैप्टर है ज्योग्राफी में, प्रत्येक चैप्टर का MCQ कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको हम समझाते हुए पूरी ज्योग्राफी को जो है डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? अगर बात करेंगे कोयले का, कोयले के बारे में पूछा जा रहा है, और भंडारण में भी पूछा जा रहा है, उत्पादन में भी पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे भंडारण में, किसकी बात करेंगे, भंडारण में, तो भंडारण में आपका क्या हो जाएगा, अग्रणी राज्य हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएंगे दोस्तों, झारखंड हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें 2024 की दृष्टि से उत्पादन में अगर पूछा जाए, तब आपका हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भंडारण और उत्पादन के संबंध में ये पेपर हुआ था 2020 में, तो 2020 के दृष्टि से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कोयला, कोयला जो है सबसे अधिक किस चट्टानों से उत्पत्ति होती है, तो आपको पता होगा गोंडवाना क्रम के चट्टान से। क्या बोलेंगे, गोंडवाना क्रम के चट्टान से जो है कोयले की उत्पत्ति की जाती है। अच्छा, भारत में जो है कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के कोयले के रूप होते हैं, अयस्क होते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो पहला होता है आपका एंथ्रासाइट। क्या बोलेंगे, एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कि सबसे अधिक कोयला बोला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अगर बात करेंगे तो ये 85 से 90% तक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो एक आपका क्या होता है, बिटुमिनस होता है। क्या बोलेंगे, बिटुमिनस होता है। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा आपका होता है लिग्नाइट। क्या बोलेंगे, लिग्नाइट होता है। ठीक है, लिग्नाइट। और चौथा की बात करेंगे तो वो आपका पीट होता है। क्या होता है, पीट होता है। अगर बात करेंगे भारत में सबसे अधिक कोयला कौन होता है, तो वो होता है आपका ब्यूटीमिनस। कौन होता है, ब्यूटीमिनस होता है। ठीक है, इतना चीज को ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो आपको पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो याद रखनी है 1951 से लेकर 56 तक जो है पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें जो है याद रखनी है, सिंचाई पर नियंत्रण पाने के लिए, क्या बोलेंगे, सिंचाई पर जो है नियंत्रण पाने के लिए जो है नागी बांध का निर्माण किया गया था। किसका किया गया था, नागी बांध का निर्माण किया गया था। और बोल सकते हैं ये बिहार के किस जिले में है, जमुई जिले में है। ठीक है, और एक प्रकार का बोल सकते हैं ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। क्या बोलेंगे, पक्षी अभ्यारण्य भी है। और नागी एवं नकटी दोनों पक्षी अभ्यारण्य को जो है याद रखनी है, क्या बोला गया है, अभी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए, अगर भाग पूछ दिया कि कौन सा आत्मा कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलेंगे, प्रस्तावना। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि भारत की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये चीज याद रखनी है। तो आपको एक विधानसभा के सदस्य थे पंडित ठाकुर, क्या बोलेंगे, पंडित ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ही क्या बोला था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और वो किसको कहा है, तो याद रखनी है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना में जो है संशोधन हुआ
हुआ है? हाँ, एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो याद रखनी है 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है, ठीक है? और इसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। तो उसको याद करने का ट्रिक है एएसपी, ठीक है? ए से हो जाएगा आपका अखंडता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अखंडता। और एस से हो जाएगा आपका समाजवाद, क्या हो जाएंगे? समाजवाद हो जाएंगे। और अगर बात करेंगे पी से क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, बात करेंगे प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन है? तो आपको याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय, एक आपका हो जाएगा आर्थिक न्याय, ठीक है? और एक आपका हो जाएगा राजनीतिक न्याय। अच्छा, ये तीनों न्याय जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखनी है रूस के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि भारतीय प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक है? तो इन सभी बातों को भी ध्यान देते हुए चलनी है। बस डेली वे में आप बने रहिए, देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। अच्छा, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखनी है 2 अक्टूबर 1993 को जो है इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये भी लगे हाथ याद रखनी है। हो सकता है डेट आपको पूछ दिया जाए कि किस डेट में जो है इसका हो जाएगा। अगर बोले करेंगे तो इसमें जो है क्या बताया गया था कि महिलाओं को जो है बचत की आदत हो जाए और आत्मनिर्भर को जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य था। और उसका उद्देश्य का नाम क्या था? याद रखनी है, योजना का नाम था महिला समृद्धि योजना, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें बताया गया कि याद रखनी है जो भी कार्यस्थल पर महिला होगा उसका जो है आर्थिक हितों का रक्षा करेगा। और इसमें जो है चाहे पुरुष हो, क्या बोलेंगे, चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, दोनों को जो है समान मतलब कि बोल सकते हैं आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। ये इस अधिनियम में बताया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? जैसे हरित पथ की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण जो होता है उसका निरीक्षण करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? देखिए अगर बात करेंगे बंगाल, बंगाल जब बोल सकते हैं कि सबसे पहले किसके अधीन था? तो मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। जब बंगाल की बात करेंगे, जब बंगाल मुगलों के अधीन था तब जो है बंगाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ढाका हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? ढाका। लेकिन याद रखनी है बंगाल का जो है नवाब स्वतंत्र नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां जब बना, याद रखनी है यहाँ पर से थोड़ा सा समझिएगा, टोटल चीज क्वेरी आपका दूर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां जब बना तो इन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्या था? मुर्शिदाबाद नामक शहर बनाया। और इन्होंने जो है बंगाल की राजधानी ढाका से जो है कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद किया। फिर जो है बंगाल के नवाब बने मीर कासिम। कौन बने? मीर कासिम बने। और मीर कासिम जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो इन्होंने जो है मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी जो है बंगाल का कहाँ लाया? मुंगेर लाया। कहाँ बोलेंगे? मुंगेर लाया। तो यहाँ जो है ये राजधानी का क्रम है। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मीर कासिम के बारे में पूछा गया है। पहले जब बंगाल मुगलों के अधीन था तो उसका राजधानी ढाका हुआ करता था। जब मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक शहर को निर्माण किया तब जो है इन्होंने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। उसके बाद जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तब जो है इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? बंगाल का मुंगेर लाया। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो ये जम्मू कश्मीर में रहती है। और जम्मू कश्मीर की जो घाटियां रहती है वहीं पर जो है याद रखनी है ये जनजातियां पाई जाती है। एक आपका हो जाता है गुज्जर, क्या बोलेंगे? गुज्जर। और एक आपका हो जाता है, याद रखनी है, बकरवाल। क्या बोलेंगे? बकरवाल हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। अगर बात करेंगे वन स्टॉप सेंटर योजना जो जानी जाती है किसके रूप में? तो सखी केंद्र के रूप में। किसके रूप में? सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। अब सखी केंद्र रूप क्या होता है? तो ये योजना जो है पहले का था दोस्तों, 2015 का था। तो इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि जितने भी प्रकार के हिंसा होते हैं, महिलाओं से पीड़ित जो है मतलब कि महिलाओं को जो पीड़ित किया जाता है उसको जो है उसी स्थान पर जो है आश्रय दिलाना इसका उद्देश्य था। तो ये चीज को याद रखनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। देखिए, हमने जो है पॉलिटी का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान पूरा पॉलिटी पर होने का प्रयास किया था और आपको लगभग हमने जो है पढ़ा दिया था। अभी आपको जो है हमने राज्य का नहीं पढ़ाया, लेकिन संघ तक पूरा पढ़ा दिया है। तो आप लोग ये चीज़ बता सकते हैं, राष्ट्रपति का हम लोग बहुत डिटेल में देखे थे। अगर जो भी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जाके वहाँ से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग है। अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का, एक बार जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि राष्ट्रपति से अनुच्छेद रिलेटेड कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति से अगर रिलेटेड की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 होता है। अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। 53 में क्या बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, इसकी बात बोला गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में बोला गया है निर्वाचन मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में है। वहीं अगर बात करेंगे अनुच्छेद 55 में किसकी चर्चा की गई, तो निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संकरीय मत प्रणाली के द्वारा होगा और अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। 57 में जो है राष्ट्रपति जो है दोबारा भी बन सकते हैं। अगर एक बार कोई भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गए हैं तो वो दोबारा, उनको अनुमति है कि पुनः जो है निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में जो है क्या क्या सेवा एवं शर्तें होनी चाहिए। 60 में जो है आपका क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। और 61 में क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा। तो इतना आर्टिकल एकदम आपको राष्ट्रपति से एकदम होठ पर रहने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पर किसकी बात किया गया है, लिंगानुपात। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखिएगा तो लिंगानुपात में अगर हम लोग बात करेंगे, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, केरल राज्य हो जाएगा। सबसे अधिक की बात करेगा, सबसे अधिक आपका हो जाएगा केरल। और केरल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1084 पुरुष प्रति महिला है। ठीक है, महिला प्रति पुरुष है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर सबसे कम की बात करेगा, सबसे कम लिंगानुपात की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में अगर बात करेंगे तो 879 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, 879 प्रति महिला पुरुष है। वहीं अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और वहीं सबसे अगर कम की बात करेगा, सबसे कम जो है आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है दादर नगर हवेली। क्या बोलेंगे, दादर और नगर हवेली। क्या बोलेंगे, दादर और नगर हवेली। और दादर और नगर हवेली की अगर हम लोग बात करेंगे तो दादर और नगर हवेली में कितने हैं, 618 हैं। कितने हैं, 618 हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको एकदम इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। अगर हम लोग बात करेंगे चरक, चरक एक प्रकार का क्या था, तो याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे एक प्रकार का प्राचीन भारत का चिकित्सक था। ठीक है, चरक। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखनी है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासन था, कुषाण वंश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कुषाण वंश। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कुषाण वंश, कुषाण वंश का अगर हम लोग संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है कुजुलकुट फिशस। क्या बोलेंगे, कुजुलकुट फिशस जो है क्या हो जाएंगे, इसका जो है संस्थापक हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं जब कनिष्क जो है, कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, आपको पता होगा चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है कुंडलवन कश्मीर में होता है। कहाँ पर होता है, कुंडलवन कश्मीर में होता है, आपको पता होगा। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया है, बसुमित्र ने। किसने किया है, बसुमित्र ने। और इसकी उपाध्यक्ष भी रहा था, चतुर्थ बौद्ध संगति का मात्र एक उपाध्यक्ष रहा था। और उसका उपाध्यक्ष कौन रहा था, तो याद रखनी है अश्वघोष रहा था। तो इतना चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए आगे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे आत्मीय सभा, आत्मीय सभा हमने लगभग आपको 100 बार पढ़ाया होगा। आत्मीय सभा का गठन जो है 1815 ईस्वी में किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। इनके द्वारा और याद रखनी है, एक आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या बोलेंगे, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था, 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है इन्होंने
इन्होंने जो है क्या किया था, सती प्रथा का समाप्त किया था। सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया था और ये कब किया था, 1829 ईस्वी में। और किनकी सहायता से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखनी है, विलियम बेंटिक की सहायता से। क्या बोलेंगे, विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रतिपादन किया जाता है। देखिए ये अधिनियम आया था 2005 में और ये लागू कब से हुआ, 2006 से लागू हुआ। और इसमें जो है बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी वयस्क होंगे, कुशल होंगे, उसको जो है 100 दिन तक जो है कार्यकाल को जो निर्धारण किया जाएगा, मतलब कि मनरेगा में जो कार्य होता है कितने दिन का, 100 दिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयारी की थी। अगर हम लोग बात करेंगे चटगांव, क्या बोलेंगे, चटगांव शस्त्रागार जो है कब हुआ था, तो याद रखनी है ये घटना घटती है 18 अप्रैल, क्या घटना है, 18 अप्रैल 1930 को ये घटना घटता है। और इसको जो है अंजाम किसने दिया था, तो याद रखनी है मास्टर दा। और मास्टर दा को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखनी है सूर्यसेन। क्या बोलेंगे, सूर्यसेन मास्टर दा ने इसको अंजाम किया था। इसमें बोला गया था कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी हथियार हैं उसको जो है चोरी करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं चटगांव शस्त्रागार। और इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, सूर्यसेन ने किया था। लेकिन इसमें 2 महिला भी शामिल था, उसका एकदम याद रखनी है। एक आपका था, याद रखनी है, प्रेमलिता, क्या बोलेंगे, प्रेमलिता वाडेकर। ठीक है, प्रेमलिता वाडेकर एकदम नाम याद रखनी है। और एक आपका था कल्पना दत्त, क्या बोलेंगे, कल्पना दत्त नाम याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों का एकदम आपको नाम ध्यान देनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है। देखिए यहाँ पर बात कर दिया कि इसका उष्णकटिबंधीय शोध तत्व ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पूछ दिया कि आपको वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछ दिया तब आपका हो जाएगा देहरादून। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से 2-3 चीज एकदम आपको ध्यान दीजिए। जैसे आपको पूछ दिया कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ दिया कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यहीं पर पूछ दिया कि आपको याद रखनी है औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, और आपको पूछ सकता है याद रखनी है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये सब एकदम आपको याद रखनी है, आए दिनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो वो हो जाएगा उड़ीसा का कटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटक हो जाएगा। ठीक है, आलू अनुसंधान तक पूछेगा तो ये हो जाएगा शिमला, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा। अगर यही पूछेगा गन्ना और औषधि तो ये दोनों हो जाएगा कहाँ पर, आपका लखनऊ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लखनऊ हो जाएंगे। ठीक है, अगर तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, राजमुंदरी हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, राजमुंदरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। देखिए पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा दिलीप सिंह भुड़िया समिति, और इसका गठन जो किया गया था कब किया गया था, 1994 में किया गया था। ठीक है, और ये अगर बात करेंगे जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। वहीं अगर पंचायती राज से बारे में अगर आपको पूछे, पंचायती राज के बारे में जो है कौन कौन समिति है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देनी है बलवंत राय मेहता समिति, क्या बोलेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। और याद रखनी है अशोक मेहता समिति, क्या बोलेंगे, अशोक मेहता समिति। उसके बाद और आपको याद रखनी है जीबीके राव समिति, क्या बोलेंगे, जीबीके राव समिति। ठीक है, ये सब समिति एकदम आपको याद रखनी है। और आपको याद रखनी है एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है एलएम सिंधवी समिति, क्या बोलेंगे, एलएम सिंधवी समिति जो है ये भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। ये सभी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर अगर जनजातीय के बारे में पूछेगा तब आपका हो जाएगा दिलीप सिंह भुड़िया समिति। अगर हम लोग बात करेंगे पंचायती राज, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल से मना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या था, सौभाग्य था। ये उस समय का 2015 का ये योजना था, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। अगर वैश्विक समस्या की बात करेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद एक प्रकार का आपका वैश्विक समस्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। अगर हम लोग बात करेंगे हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखनी है विश्व विजेता सिकंदर हो जाएगा। और याद रखनी है हिंदू का शासक, मतलब भारत का शासक कौन था, तो याद रखनी है पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच जो है याद रखनी है हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। ये जो है किस नदी पर होता है, झेलम नदी के तट पर होता है। और अंतिम में जाकर सिकंदर का ही बोल सकते हैं कि जीत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था, 326 ईसापुर में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 326 ईसापुर में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में, पूरब अगर पूछ दिया तो ये हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। अगर वहीं पर आपको सबसे पहले उत्तर पूछ दिया, उत्तर में हो जाएगा आपका नेपाल, क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। वहीं अगर पश्चिम में आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पश्चिम में, तो पश्चिम में दोस्तों कौन हो जाएंगे, अगर आपको सबसे पहले पश्चिम में पूछ दिया कि कौन सा पश्चिम में होगा, अगर पश्चिम की बात करेगा, बिहार के पश्चिम में आप लोग बता सकते हैं कि कौन होगा बिहार के पश्चिम में। तो बिहार के अगर पश्चिम में पूछेगा तो ये आपका, हाँ सॉरी, यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। देखिए बात करेंगे भारत के मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस भाग में है, ये सभी जानकारी आपको रहनी चाहिए। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग अगर बात करेंगे, सबसे पहले भाग 3 में वर्णन किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किए गए हैं। और इसका जो है अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और जो है हाई कोर्ट भी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 के जारी जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के द्वारा जो है रीट जारी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से याद रखनी है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको जानकारी रहनी चाहिए। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, मौलिक अधिकार की राज्य की परिभाषा। 13 में क्या बोला गया, अल्पीकरण। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं की जाएगी। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है, बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी। अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या है, कोई भी मतलब धार्मिक कार्य का अगर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पर टैक्स आपको नहीं दिया जाएगा। 28 में क्या है, कोई भी विद्यालय अगर सरकारी पैसे चल रहा है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, याद रखनी है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपना जो भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है, ठीक है। तो इतना आर्टिकल को एकदम आपको याद रखनी है, और हम लगभग डेली आपको बता ही देते हैं, जैसे ही प्रश्न आता है टोटल चीज बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको टोटल चीज कंठस्थ हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है एक दो, ठीक है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। अगर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदन है, आपको पता होगा संसद के दोनों सदन, एक होते हैं राज्यसभा और एक आपका होता है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा जो है निम्न सदन कहलाता है। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के 79 में है, राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के 80 में है, और लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। वहीं अगर बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा को सभी चीज़ों के लिए जो है समान अधिकार नहीं दिए गए हैं, लेकिन एक अधिकार है जो हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जो है समान अधिकार मिले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की चर्चा जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखनी है ये जो हमारे देश में लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर भाग की बात करेंगे तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 368, ठीक है। ये सभी बात को ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। अगर हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, 1600 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1600 ईस्वी में। सबसे पहले जो है कौन आए थे, तो याद रखनी है पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे। डच कब आए थे, तो आपको पता होगा 1602 ईस्वी में डच आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए थे, तो याद रखनी है 1664 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1664 ईस्वी में। तो इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा झील स्थित है। टोबा झील जो है याद रखनी है इंडोनेशिया के सुमात्रा में है, और बोल सकते हैं कि विश्व का जो है, विश्व का सबसे बोल सकते हैं पूरे विश्व का, अगर बात करेंगे पूरे विश्व का जो है ये एक प्रकार का कैसा झील है, ज्वालामुखी झील है। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी झील है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर इसकी गहराई की बात करेंगे हम लोग, इसकी गहराई नहीं तो लंबाई, झील है तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई लगभग इसका जो है 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको चौड़ाई भी पूछ सकता है, चौड़ाई आपका जो है 30 किलोमीटर है। इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैथ का सवाल है, दो
अपक्षतपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित होने की प्रयिकता। देखिए 2 सिक्का है तो एक आ जाएगा, मान के चलिए हेड हेड आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हेड टेल आ गया, उसके बाद बात करेंगे तो टेल टेल आ गया, उसके बाद बात करेंगे तो टेल हेड आ गया, इससे अलावा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चित कितना हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे एक चित हेड है, दूसरा हेड है और तीसरा हेड है। टेल की बात करेंगे तो 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। तो पूरा परिक्ता कितना हो जाएगा, NS बराबर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 सिक्का है तो 2 बार उछालेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे एनी कितना आ गया, एनी आपका आ गया 3, कितना आ गया 3। तो यही हो जाएगा NS बटे 3/4 हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मंगलवार 79 दिन के बाद क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 79 में जो है 7 से भाग देना है, शेष निकल के आ गया 2 और 2 में +1 कर दीजिएगा तो मंगल और बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ व सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पैर पे हमेशा क्या होता है, पैर में अगर बात करेंगे तो जर होगा, पैर अगर बोल दिया उसमें मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, जर होगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने की गति बी की आधी है। अगर बात करेंगे ए और बी है तो बी अगर मान के चलिए 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो अगर 18 दिन में करते हैं तो 2 1 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। और 3 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/3, अगर बात करेंगे 6, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 18 गुना 6 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे 18 छक कितना हो जाएगा 78 से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है बी से आधी है और ए अकेला उस पूरा काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे इस तरह से, आप इसका 54 दिन आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 108 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये 54 आएगा, 54 आपका राइट आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए ऐसे तो इसको निकाल सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग सबसे पहले योग निकाल लेंगे, तो योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो 11 गुना 11 एक 12 हो जाएगा, बटे 2 2 6 की 12, यानी 66 हो गया। और 66 पूरा योग हो गया तो 66 बटे टोटल संख्या कितनी है 11, तो 11 से भाग दे दीजिएगा तो ये 6 माद आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब बनाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीजनिंग है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रीजनिंग है तो ये भी उत्तर पूर्व हो जाएगा, इस सबको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार, तो 12 घंटे में मिलती है 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी 22 बार मिलेगी, तो 22 हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, इस तरह से बना सकते हैं 27 में -3, 24 -3 तो -3 आ जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य में 60% से ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है और 25% की छूट देता है। अगर बात करेंगे 100 का कोई व्यक्ति था, उसको जो है कितना बढ़ाकर कर दिया 160 रुपया, 60% तो 160, और जो है 25% की छूट दिया तो 125, 60 पर जो है 25% का छूट देगा तो कितना आ जाएगा 120। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ 20 का बढ़ोतरी हुआ, किस पर हुआ 100 पर, कितना गुना 100, तो ये कितना लाभ कमाया 20%, तो 20% राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थी एक पंक्ति में श्याम से बाई की ओर 13वां और नीना की दाई ओर से 9वां स्थान है। देखिए एक कोई बस्ती है तो यहाँ पर से एक यहाँ पर दिया गया है 13वां स्थान पे क्या हो जाएगा, 13वां स्थान पे आपका है श्याम और इधर से 9वां स्थान पर क्या है नीना है, ठीक है। और श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी हैं, निखा एक व्यक्ति है और निखा नानी नानी नीनी के बाई ओर से चतुर्थ है। तो अगर 9 है तो 10 11 12 13 14, 13 हो जाएगा, 9 4 13, तो ये निखा हो जाएगा। निखा का स्थान कितना है 13, तो 13 13 टोटल कितना हो गया 26 हो गया। और 40 टोटल है, 40 में टोटल 26 घटा लीजिए तो कितना बच गया 14, 14 जो है बीच में सदस्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 10 15 25 40 ये हो जाएगा 65, क्यों हो जाएगा 5 में 10 जोड़िएगा 15, 15 में 10 जोड़िएगा 25, 25 में 15 40, 40 में 25 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4x + 9 4x - 9, इसमें जो है x का वैल्यू रख दीजिए, 3 तो नहीं रखाएगा, ठीक है, 4 हम लोग रख के देखते हैं। देखिए 4 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 + 9 हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा तो 4 × 4 - 9 हो जाएगा और रूट अंडर है, ठीक है। और बराबर इधर कितना है 5 + √7, अगर 5 + √7 आ गया तो आपका वैल्यू जो है ठीक हो जाएगा। देखिए 4 चौक 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, और 4 चौक 16 में 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा √7। तो देखिए दोनों तरफ जो है बराबर हो गया, तो ये आपका मान जो है सेटिस्फाई हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
ये तो रीजनिंग का सवाल है, ये आराम से आप लोग बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। 52 पत्तों में एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त। देखिए चित्र वाले कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। और टोटल कितना है, 52 है, तो 12/52 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में, सॉरी 4 से 3 बार में, और 4 से ये 13 बार में, 3/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी जो है आपका बीसीडी देखो कन्फर्म है, बीसीडी सभी में है। तो यहाँ पर 2 है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बीसीडी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान व्यय के लिए करीब 360 है। यदि वह अपनी यात्रा का 4 दिन बढ़ाता है तो उसको ये 20 आंसर आ जाएगा। इसको एकदम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। एक संख्या का 80%, ये भी आप लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी जो है रीजनिंग का सवाल हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का सवाल में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6% 6 मीटर के विक्रय मूल्य का लाभ के बराबर होता है। देखिए लाभ जब हो गया तो ये सीपी आपका कितना निकल के आ गया, 24। और अगर आपको बात करेंगे प्रॉफिट आपका कितना है, तो 6 है। तो 6/24 कर देंगे, या गुना कर देंगे 100, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 से ये कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है ग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। कुल स्टाफ में महिलाओं की प्रतिशत, कुल स्टाफ कितना है, 360 है। और महिला आपका कितना है, महिला यहाँ पर दिया गया ये वाला, तो 150 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको आप लोग कटाइएगा तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये 41.67 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल के घोल में 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल के घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए 40 और 35 टोटल घोल कितना है, 75 लीटर है। और अगर 60% में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 80% में 35 का 80% कितना हो जाएगा, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो छो चौक 24, ये 24 हो जाएगा। और 35% का कितना हो जाएगा, 28। इसको जब जोड़िएगा तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, 75 है यहाँ पर और यहाँ पर 52 है। तो 52/75 गुना कर देना है क्या, 100। तो ये आपका जो है आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार जो है रसायन शास्त्र के लिए। तो ये मैडम क्यूरी हो जाएगा। मैडम क्यूरी को जो है रेडियो धर्मिता के लिए, किसके लिए, रेडियो धर्मिता के लिए 1909 में जो है एक जो है सम्मानित किया गया था। और केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जो है, रसायन में जो है पोलेनियम के लिए, किसके लिए, पोलेनियम के लिए, पोलेनियम धातु के लिए जो खोज किया था उसके लिए जो है 1911 में जो है रसायन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मूली एक स्थानांतरित क्या है, जहर होगा, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स। प्लेग, तपेदिक, टिटनस, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है। क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो गोरैया। गोरैया देखिए जब जो है ये बोल सकते हैं घास पदार्थ को खाएंगे तब जो है एक प्रकार का क्या होगा, पोषी स्तर होगा शाकाहारी। लेकिन जब ये कीट मकड़ी को खाएंगे तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मांसाहारी पोषी स्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब जो कि कभी समाप्त नहीं होती, एक प्रकार का वायु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य की बात करेंगे तो इसमें जो है नाभिकीय विखंडन तो कट जाएगा, ये हो जाएगा संलयन। और हाइड्रोजन नाभिक में, हीलियम नाभिकों में संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। देखिए पर्यावरण के लिए जो है बोल सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो है 3R का प्रयोग किया गया था। इसका फॉर्मूला होता है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं, अनुवंशिकी के लिए जाने जाते हैं। और अनुवंशिकी के जनक आपका ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। और उसने किस पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैसें की वजह से अम्ल वर्षा होती है। देखिए जब जल में जो है बोल सकते हैं, जल में जब जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के द्वारा जो है कोई भी बिल्डिंग जो है पीलापन प्रतीत हो जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ताजमहल जो है धीरे धीरे पीला प्रतीत हो रहा है। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो ये हैबर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया को बनाया जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का कंद एक रूपांतरित तना है। तना हम लोग उसको कहते हैं जिसके की याद रखनी है, आलू से हम लोग डायरेक्ट आलू उपजा सकते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो नाइट्रेट को करेगा। किसको करेगा? नाइट्रेट को करेगा। जब भी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडीन को जो है आयोडीन से जब मिलाएंगे तो उसमें जो है क्या मुक्त होगा? नाइट्रेट मुक्त होगा। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से है और एक प्रकार का प्राकृतिक है। इसमें अगर बोल सकते हैं सभी गैसों का जो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर वहीं पर बात करेंगे पानी का जो है बोल सकते हैं पानी का घनत्व जो है 60 डिग्री पर सर्वाधिक हो गया। और 4 डिग्री का सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक क्यों होता है? जब बोल सकते हैं कि पानी जो है बर्फ के रूप में रहता है तो उसका कण जो है ज़्यादा ज़्यादा दूर पर रहता है, लेकिन जो 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 पिघलता है कि पानी का कण का जो है माध्यम जो है आपस में सघन होते जाते हैं और घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर अधिकतम हो जाती है। चलिए, आगे की बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? फ्लोराइड के द्वारा जो है हमारे दांतों में जो है पीला रंग प्रतीत हो जाता है। तो इसके लिए जो है बोल सकते हैं WHO ने जो है जल का जो है पीपीएम जो है निर्धारित किया है, 1.5 ppm। क्या बोलेंगे? 1.5 ppm जायज जो है निर्धारित किया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आता है थोड़ा सा WHO। अगर हम लोग बात करेंगे WHO का गठन कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को होता है। कब होता है? 7 अप्रैल 1948 को होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका मुख्यालय अगर पूछ दिया, आपको हेडक्वार्टर पूछ दिया, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा में हो जाएगा। जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? अगर बात करेंगे एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिलिल सैलिसिलिक अम्ल है और एक प्रकार का ये जो है दर्द निवारक है। क्या बोलेंगे? दर्द निवारक जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्द निवारक है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोलिक अम्ल एक प्रकार का फिनाइल को बोलते हैं, तो C6H5OH इसका फार्मूला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे ओजोन परत, ओजोन परत जो है याद रखनी है समताप मंडल में एक परत पाई जाती है। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग ओजोन परत के लिए नाम से जाना जाते हैं और ये जो है एक प्रकार का पराबैंगनी किरण को छोड़ती है, जिससे कि द्वारा त्वचा का कैंसर हमको मनुष्य को जो है देखने को मिलता है। और ओजोन परत के लिए एक प्रोटोकॉल देखने को मिला था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है मॉन्ट्रियल के शहर में, कनाडा के शहर में मॉन्ट्रियल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और उसी दिन से जो हम लोग क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, आगे की बात करेंगे। समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। अगर बात करेंगे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। हमेशा याद रखनी है आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतीत मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है सबसे पहले क्या आता है? जाति, स्पीसीज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति के बाद क्या होता है? वंश होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? कुल होता है। कुल के बाद क्या होता है? गण होता है। गण के बाद क्या होता है? राष्ट्र होता है। और राष्ट्र के बाद आपका क्या होता है? जन होता है, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो इसमें जो है साधारण लवण होता है NaCl, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? अगर बोलेंगे रक्त का हृदय की ओर, शरीर से बोल सकते हैं, शरीर से बोल सकता है। यहाँ पर हृदय की ओर जो है रक्त का प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सिरा के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? देखिए, सबसे पहले होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका होता है समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आपका होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका होता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आपका होता है वहिर्मंडल। वहिर्मंडल, ठीक है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो होती है कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जो है याद रखनी है हवाई यान उड़ते हैं। और सबसे बड़ा मंडल जो हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। और रेडियो संचार जो
होता है वो आयन मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि, देखिए दाब में प्रेशर में वृद्धि होगा क्वथनांक, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा, किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो उसका जो है क्या होगा, प्रेशर जो है बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण क्या होता है, तो याद रखनी है जालीदार शिराविन्यास होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठाधारी। क्या होता है, पृष्ठाधारी। जैसे कि मान के चलिए ये पत्ता है, ये पत्ता है द्वितीय द्विबीजपत्री का, तो इसका जो है क्या होगा, इस तरह से कटा हुआ होगा। क्या होगा, कटा हुआ होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। आगम मतलब क्या हो गया, आना हो गया, ज्ञान हो गया, शास्त्र हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हिंदी का सवाल है, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कलानाथ नहीं होगा, कलानाथ जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा, तो धनुष का मेदनी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मेदनी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, मतलब कि गलत है। देखिए समीस का निरामिस होगा अंतर, अंतर अंदर का क्या होगा, बाहर होगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, परिमित होगा। क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, कुलांगुर शब्द से उचित वाक्यों, कुलांगुर मतलब कुल का नष्ट करने वाला, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कुलांगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बेमनियस हो जाएगा शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बर्तनी में दृष्टि से सही शब्द है, तो सही शब्द कौन हो जाएगा, परिणति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तरंग, तरंग जो है किसका हो जाएगा, तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से बर्तनी में दृष्टि से सही शब्द होगा, तो सही शब्द इसमें क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है वयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा, व्यक्त का क्या हो जाएगा, समिष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समिष्टि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, गौरव शब्द का विलोम क्या है, तो लाघव है। क्या है, लाघव है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, संकर शब्द उसको कहते हैं जो कि दो शब्द के मिल से, दो शब्द जो है मिलकर जो है एक शब्द की उत्पत्ति होता है। जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी हो जाएगा इसका, यानी कि रेल अलग हो गया और गाड़ी अलग हो गया, इस दोनों को मिलने से क्या बनता है, संकर शब्द बोलते हैं, यानी रेलगाड़ी हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं, तो देव, सूर, अमर, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है, ऊर्ध्वतन शब्द जो है उबटन का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शोक जोर आकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, ये जो है गद्यांश का सवाल था, लक्ष्मियों को भिक्षा पात्र समृद्धि स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था, तो याद रखनी है लक्ष्मियों के प्रति स्नेह भाव था। ठीक है, ये गद्यांश का क्वेश्चन है, गद्यांश इसमें हमने नहीं लिया है, तो आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो उसमें गद्यांश दिया गया है। तथागत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तथागत का अगर बात करेंगे समानार्थी शब्द जो है क्या हो जाएगा, तथागत का समानार्थी शब्द अगर बात करेंगे तो ये बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे, तथागत निर्वात प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी गद्यांश का क्वेश्चन है। तथागत और अनंत के बीच गुरु शिष्य का अंतर था, बोल सकते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आज हमने जो है आपको करवा दिया 16/12/2020 के जितने भी प्रश्न थे, 100 प्रश्न को हमने आपको, उम्मीद है कि आपको भी जो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी सभी चीज़ आता होगा। तो धन्यवाद, और शाम को जो है आज ज्ञान बिंदु का जो है फुल लेंथ टेस्ट जो हुआ है उसका आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।